वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक्लेम्शिया। ठीक है, इससे पहले हमने प्री एक्लेम्शिया पढ़ लिया है, जो कि आजकल हम वैसे देख रहे हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ये जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, तो ये क्यों होता है? हाइपरटेंशन के डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। मतलब कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है प्रेगनेंसी में, वो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होती हैं। तो वही हम वन बाय वन करके देख रहे हैं, जिसमें कि हमने प्री एक्लेम्शिया देख लिया, एक्लेम्शिया देख लिया। उसके अलावा अदर प्रॉब्लम जो होता है, जैसे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, ट्रांसिस्ट हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें हम जो सारे डिसऑर्डर्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो छोटे छोटे हैं और ये तो बहुत लेंदी है, इसलिए मैंने इसको एक ही मतलब अलग अलग करके लिया है, एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया को। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो नए व्यूवर्स हैं इसको देख रहे हैं, वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि जो भी वीडियो इसमें अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको अपना आप ही मिल पाए और आप भी उससे बेनिफिट ले पाएँ। अगर आपके काम की होंगी तो, काम की नहीं है तो आप स्किप कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होता है कि फॉर्मली कॉल्ड टॉक्सीमिया। पहले हम प्री एक्लेम्शिया देख लेते हैं। प्री एक्लेम्शिया ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन आज हम इसमें थोड़ा सा इसको समराइज़ कर लेते हैं। जो फॉर्मली कॉल्ड टॉक्सीमिया, इसको जो होता है फॉर्मली जो होता है इसको टॉक्सीमिया कहा जाता है। प्री एक्लेम्शिया जो होता है ये इसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की तरह मतलब इसको डिफ़ाइन करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन यूरिया होता है वो 203 ग्राम जो होता है इन 24 आवर्स में हो जाता है, और विथ और विदाउट एडिमा, यानी कि चाहे ये एडिमा है। ठीक है, तो विद और विदाउट, यानी कि एडिमा के प्रेजेंट होने और ना होने पर भी जो होता है, क्या होता है कि जो ऑर्गन सिस्टम में भी अफेक्टेड, यानी कि जो ऑर्गन्स, कोई भी ऑर्गन सिस्टम क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं, जैसे कि लीवर है, किडनी है। ठीक है, इसके साथ साथ दिस कंडीशन यूजुअली अपीयर लेट इन प्रेगनेंसी। तो ये जो कंडीशन होती है यूजुअली जो होती है वो कब होती है अपीयर? लेट प्रेगनेंसी में अपीयर होती है। ठीक है ना, मतलब कि ये कंडीशन जो होती है यूजुअली प्रेगनेंसी में देर से दिखाई देती है, कहने का मतलब। ठीक है, आमतौर पर जो होती है 20 वीक्स के मार्क्स के बाद। हालांकि ये जो होती पहले भी हो सकती है, लेकिन जनरली ये मतलब यूजुअली कहते हैं कि प्रेगनेंसी, लेट प्रेगनेंसी में दिखाई देती है। ठीक है, और जो ये होता है इट अंडर, अगर इसको क्या किया जाए, इफ़ अंडर इसको जो होता है इफ़ अनडायग्नोज प्री एक्लेम्शिया, अगर प्री एक्लेम्शिया को डायग्नोज ना किया जाए तो ये क्या कर सकता है, ये एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि एक सीरियस कंडीशन होती है, जिसमें कि मदर और बेबी के लिए रिस्क रहता है। ये जो होती है रेयर होती है, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, मतलब रेयर होता है, लेकिन इसमें मदर की क्या हो सकती है, डेथ भी हो जाती है, जो कि रेयर है पर हो सकती है। तो विथ प्री एक्लेम्शिया ऑल्सो हैव सीजर्स आर कंसिडर्ड टू हैव एक्लेम्शिया। ठीक है, तो जो प्री एक्लेम्शिया में मतलब जो कहने का मतलब क्या है कि ये मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो प्री एक्लेम्शिया होता है, अगर उसको डायग्नोज ना किया जाए तो वो क्या हो सकती है, एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो होती है एक सीरियस कंडीशन होती है, जो कि मदर और बेबी को क्या कर सकती है, रिस्क में डाल सकती है। और इसमें क्या होता है, जो रेयर केसेस होते हैं, कुछ ही केसेस में ऐसा होता है कि जो डेथ को भी कॉज कर सकती है। ठीक है, प्री एक्लेम्शिया वाली वुमेन में जिन्हें कि कन्वर्जन पड़ते हैं, उन्हें एक्लेम्शिया माना जाता है। मतलब चाहे वो प्री एक्लेम्शिया ही हो, अगर उसमें सीजर्स आ रहे हैं, यानी कि जो कन्वर्जन हो रहे हैं, तो वो कंसिडर किया जाता है एक्लेम्शिया में। ठीक है, तो इसलिए जो नो वन नोन दैट एग्जैक्टली कॉज, यानी कि जो इसका प्री एक्लेम्शिया का जो एग्जैक्ट कॉज है वो तो किसी को नहीं मालूम है। ऑल दो एबनॉर्मलिटी इन जो होता है इंडोथीलियल सिस्टम। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्री एक्लेम्शिया का एग्जैक्ट कॉज तो नहीं है, लेकिन फिर भी हालांकि ये जो होता है एंडोथीलियल सिस्टम के एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है इसमें। इसलिए मतलब कि एंडोथीलियल सिस्टम का मतलब होता है जो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग्स होती हैं सेल की, उसमें क्या होती है, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है, उसकी वजह से ये होता है। अब हम देखते हैं एक्लेम्शिया। ठीक है, वो तो था प्री एक्लेम्शिया, जो मैंने डिटेल में आपको एक वीडियो इससे पहले अपलोड किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं एक्लेम्शिया। तो एक्लेम्शिया क्या होता है कि वेरेडियस ने
यानी कि एक नेम है ये। इन्होंने क्या किया था कि एक्लेम्पशा वर्ड को कॉइन किया था, मतलब कि इन्होंने ये वर्ड दिया था जो कि ग्रीक के वर्ड, जो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है फ्लैश ऑफ लाइटिंग, ठीक है, यानी कि बिजली की तरह चमक जैसा, ठीक है। एक्लेम्पशा एक रेयर है लेकिन सीरियस कंडीशन है जो कि क्या करता है, ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी कन्वर्जन को कॉज करता है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। जो वेराडियस है ये एक नेम है जिन्होंने क्या करा था, एक्लेम्पशा को कॉइन किया था, मतलब कि दिया था, ठीक है, जो कि कहाँ से ड्राइव हुआ, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ, जिसका मतलब क्या होता है, फ्लैश ऑफ लाइटिंग, यानी कि एक लाइट का चमकना, मतलब जैसे कह सकते हैं। और ये जो होती है एक रेयर कंडीशन होती है, सीरियस कंडीशन होती है जो कि सीजर्स को कॉज करती है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। एक्लेम्पशा क्या होता है, एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है प्री एक्लेम्पशा का, जैसे मैंने पहले ही बताया था। अगर प्री एक्लेम्पशा को डायग्नोज ना करें तो वो एक्लेम्पशा में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो सीजर आर पीरियड ऑफ द जो डिस्टर्ब ब्रेन एक्टिविटी दैट कैन कॉज एपिसोड ऑफ स्टेरिंग एंड डिक्रीज अलर्टनेस एंड वायलेंस, ठीक है। तो जो एक्लेम्पशा होता है एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन है प्री एक्लेम्पशा का, जैसे मैंने बताया अभी हम जैसे पढ़ रहे हैं। और जो सीजर है ब्रेन की डायरेक्ट एक्टिविटी के जो डायरेक्ट एक्टिविटी के वजह से मतलब होता है ये। उसमें क्या होता है कि स्टेयरिंग होगा और डिक्रीज जो होती है वो अलर्टनेस हो जाएगी, यानी कि अलर्ट नहीं रहता, मतलब कॉन्शियस लेवल अलर्ट वो अल्टर्ड हो जाता है उसमें, ठीक है। और क्या होगा इसमें, वॉयलेंट हो जाएगा, मतलब कि जो वॉयलेंट का मतलब होता है एबनॉर्मल मूवमेंट, जैसे बॉडी का ना इस तरीके का मूवमेंट इसमें हो जाता है, ठीक है। अलर्टनेस और वॉयलेंट जो होता है, यानी कि जो शेकिंग मतलब कन्वर्जन का कॉज बन जाता है, ठीक है। तो ये इसमें एक तरीके से ये होता है। तो कहने का मतलब है जो एक्लेम्पशा प्री एक्लेम्पशा से क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो इसमें हम ये देख चुके हैं कि एक्लेम्पशा जो होता है अफेक्ट करता है, यानी कि ये जो होता है, ये एक रह गया नीचे वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला नीचे वाला रह गया, अलर्ट वॉयलेंट एंड शेकिंग कन्वर्जन, ठीक है। सीजर्स आर जो होता है पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस ब्रेन। तो जो ये सीजर्स होते हैं ये क्या करता है, जो ब्रेन का जो डिस्टर्बेंस होती है, एक्टिविटी जो होती है ब्रेन की, वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तब ये सीजर मतलब जो कन्वर्जन होते हैं वो आते हैं। और इसके वजह से क्या होता है कि ये इसके एपिसोड आने लगे, स्टेयरिंग के, डिक्रीज अलर्टनेस, यानी कि जब ऐसा होता है तो अलर्टनेस भी नहीं रहता है, स्टेयरिंग होगा, मतलब आँखें एक साइड को जो होगी मतलब फिक्स हो जाती हैं, और वॉयलेंट हो जाएगा शेकिंग, मतलब कन्वर्जन जो होता है बॉडी का एबनॉर्मल मूवमेंट हो जाता है। और जो एक्लेम्पशा होता है वो अफेक्ट करता है अबाउट 1 in every 200 वुमेन विथ प्री एक्लेम्पशा, यानी कि जो 200 वुमेन होती हैं प्री एक्लेम्पशा की, उनमें से कम एक वुमेन को जो होता है एक्लेम्पशा अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें भी यही एक्लेम्पशा वाले ही साइन होते हैं, बीपी का बढ़ना, वेट का बढ़ना, यूरिन में प्रोटीन्यूरिया होना, फेस में भी एडिमा हो जाना, जो एंकल से स्टार्ट होता है फिर जनरलाइज एडिमा हो जाएगा, और इस तरीके से कन्वर्जन भी आएंगे, ठीक है। और आप उसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो एबनॉर्मल जो ये एक्लेम्पशा होता है ये डिसऑर्डर स्पेसिफिक जो होता है, एक डिसऑर्डर होता है प्रेगनेंसी का जो करेक्टराइज बाय द कन्वर्जन। इसमें क्या होता है, कन्वर्जन एक इसमें बस यही चेंज है कि जो प्री एक्लेम्पशा होता है उसमें कन्वर्जन नहीं आएंगे, अगर उसमें कन्वर्जन आ रहे हैं तो वो एक्लेम्पशा कहलाएगा, ठीक है। और जो एक्लेम्पशा होता है उसमें कन्वर्जन्स होते हैं कोम और मतलब कोमा इन अ प्री एक्लेम्पटिक पेशेंट, ठीक है। जो प्री एक्लेम्पटिक पेशेंट है वो कोमा में भी जा सकते हैं, ठीक है। और जो एक्लेम्पशा इज इक्वल टू प्री एक्लेम्पशा प्लस कन्वर्जन और कोमा, ये सब जो होता है ये एक्लेम्पशा में होता है। इसकी इटियोलॉजी की अगर बात करें तो किसके वजह से ये होता है, एग्जैक्ट कॉज तो हमने देखा अननोन है, पर मोर कॉमन जो होता है प्रीवियस हाइपरटेंसिव डिजीज़, जिसको पहले से ही हाइपरटेंसिव डिजीज़ है वो इसका एक कॉज बन सकता है। और प्लेसेंटेशन फेलियर हो सकता है, उसमें भी होगा। एबनॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म होगा, उसमें भी होगा, ठीक है। और लिपिड का जो होता है एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है, मेटाबॉलाइज ठीक से नहीं हो पा रहा है, कैल्शियम जो होती है डाइट में कम है, या अदर जो होता है एसिडीपीआर, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ए फॉर अल्कोहल, सी फॉर को एडक्शन ऑफ ऑटा, डी फॉर ड्रग,
ठीक है। एंड और ई फॉर एंडोक्राइन डिजीज़, पी फॉर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, आर फॉर रीनल डिजीज़। ये सारे भी इसके एक जो है कॉजेज़ हैं, ठीक है ना। तो इसके वजह से भी ये होता है, ठीक। उसके बाद है रिस्क फैक्टर। इसमें क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, यानी कि जो जो ये एच है, सॉरी गलत टी अलग से लग गया, ये हाई है, ठीक है। थाई नहीं है, हाई है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। हाइपरटेंशन का मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाई। और ये रिस्क फैक्टर है। अगर जिसको हाइपरटेंशन है, हेडेक हो बहुत ज़्यादा है, ओवर 35 ईयर है या अंडर 20 ईयर है, यानी कि इनमें भी ये रिस्क फैक्टर में आते हैं। प्रेग्नेंट है, जो कि ट्विंस डिलीवरी होने वाली है, और प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जो प्राइमी ग्रेविड है उसमें भी हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ पुअर डाइट, अगर उसकी जो डाइट है वो ठीक पुअर है, माल न्यूट्रिशन है, उसमें भी ये कॉज हो सकता है। डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, या अदर कंडीशन ऑफ द अफेक्ट ब्लड वेसल्स की कोई और अदर डिजीज़ कंडीशन है, तो भी इसके लिए रिस्क फैक्टर है, ठीक है। इंसिडेंस है कि एक्लेम्शिया जो होता है 10% ऑफ ऑल प्रेगनेंसी वुमेन में देखने को मिल सकता है। मोर कॉमन होता है प्राइमी ग्रेविडा में, जो 75% होता है। एक्लेम्शिया जो होता है थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है। जो एक थर्ड लीडिंग कॉज है ये मैटरनल मोर्टेलिटी का, आफ्टर द थ्रम्बो एम्बोलिज्म एंड नॉन ऑब्स्टेटिकल इंजरी, ठीक है। मतलब कि थ्रम्बो एम्बोलिज्म के बाद और नॉन ऑब्स्टेटिकल इंजरी के बाद ये थर्ड लीडिंग कॉज है। और जो मैटरनल मतलब डीपीपी का मतलब होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो मैं ये जो होता है मोर देन 120 होगा देखने को मिलता है, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज रिस्क ऑफ प्लेसेंटल अब्रप्शन। तो अगर ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक इतना तक पहुंच रहा है तो उसका प्लेसेंटल अब्रप्शन का हो सकता है कॉज, और फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है उसको, इसके इंक्रीज चांसेस हैं होने के। और एक्लेम्शिया की वजह से क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है इन एडवांस और अनकंट्रोल स्टेज होता है। जब एक्लेम्शिया की जो होती है एडवांस स्टेज होती है और उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो फिर डेथ भी हो सकती है। अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जो है प्लेसेंटल हाइपोपरफ्यूजन होगा। प्लेसेंटल हाइपोपरफ्यूजन का मतलब पुअर प्लेसेंटल सर्कुलेशन होगा, जो कि उसके देन क्या होगा, जब सर्कुलेशन पुअर हो रहा है तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्मॉल आर्टरीज। तो स्मॉल आर्टरीज क्या हो रही है, कंस्ट्रिक्ट हो रही है, इसी के वजह से परफ्यूज़न नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जो ब्लड फ्लो होगा मल्टीपल ऑर्गन में वो कम होगा, रिड्यूस हो जाएगा ब्लड फ्लो। और उसके देन क्या होगा कि इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी हो जाएगी उसकी, वेसल्स की जो ब्लड वेसल्स होती है परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी उसकी। और क्या होगा कि शिफ्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड टू द इंटरस्टिशियल स्पेस। तो जो फ्लूइड होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर शिफ्ट हो जाएगा, वो शिफ्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा वो क्या होगा फ्रॉम द ब्लड से कहाँ होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस पे शिफ्ट हो जाएगा। और रिड्यूस जो होगा ब्लड फ्लो एंड एडिमा। तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, जिससे रिड्यूस हो जाएगा, और क्या कॉज करेगा, एडिमा को कॉज करेगा, ठीक है। इसके बाद है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो ये इसके जो 4 स्टेजेस में आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को दे सकते हैं। इसमें जो होती है यही एक चेंज है प्री एक्लेम्शिया में और एक्लेम्शिया में। इसमें 4 स्टेजेस होती है एक्लेम्शिया में, जिसमें कि सबसे पहले वाली स्टेज होती है प्री मॉनिटरी स्टेज होती है। इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट होता है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, और इसमें क्या होगा कि देयर इज़ जो मसल्स होती हैं वो ट्विचिंग हो जाएंगी, फेस की, टंग की और लिम्स की, यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, ट्विचिंग होगी वो, ठीक है। यानी कि उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन टाइप का होगा, ठीक है। ट्विचिंग का मतलब होता है स्मॉल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन द बॉडी, ठीक है। जो स्मॉल स्मॉल मसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और आई बॉल जो होती हैं वो रोल हो जाती हैं, मतलब जब देखा होगा आपने किसी को फिट पड़ते हैं तो उनकी जो आई बॉल होती है वो एक साइड को फिक्स हो जाती हैं, या फिर वो टर्न हो जाती हैं, एक ही साइड को रहती हैं और फिक्स हो जाती हैं, तो वो हो जाएगा इसमें। और स्टेज जो होती है इसका जो टाइमिंग होता है ये 30 सेकेंड का होता है केवल, ठीक है। जो प्री मॉनिटरी स्टेज होती है उसका जो टाइमिंग होता है लास्ट होता है 30 सेकेंड का, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो टॉनिक स्टेज होती है इसका भी टाइम है, ये भी जो होती है ये लास्ट फॉर 30 सेकेंड की होती है। और इसमें जो होती है होल बॉडी, बस इसमें ये चेंजेज है कि होल बॉडी में इसमें जो होता है स्पाज्म होगा, जिसको कि जिसको बोलते हैं ट्रंको ऑपिस थॉर्टोनस,
ट्रंक ओपिस्थोटोनस बोला जाता है उसको, ठीक है। जो ट्रंक ओपिस्थोटोनस का मतलब होता है कि एक ड्रामेटिकल एबनॉर्मलिटी पॉस्चर हो जाती है। जो पॉस्चर होता है वो नॉर्मल से एबनॉर्मल टाइप का हो जाएगा ड्यू टू द स्पेस्टिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कुछ कॉन्ट्रैक्शन होंगे उसके बॉडी में, स्मॉल स्मॉल मसल्स में, जिसकी वजह से क्या होता है जो उसका पॉस्चर होता है वो ड्रामेटिकली एबनॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। जिससे कि नेक, ट्रंक, लोअर एक्सट्रीमिटी, इसकी मसल्स में जो होता है ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें। और इसमें क्या होता है, लिम जो होती है वो फ्लैक्स हो जाएंगी, हैंड जो होते हैं क्लैंच हो जाएंगे, यानी कि मुट्ठी सी बन जाएगी, अकड़न हो जाता है इसमें। और लिम जो होते हैं फ्लैक्स हो जाते हैं, फ्लैक्स्ड रहते हैं। और रेस्पिरेशन जो होती है सीजेस मतलब स्टॉप हो सकती है। टंग जो होती है प्रोड्यूस हो जाएगी, बाहर निकली होगी बिटवीन दी टीथ, यानी कि दोनों टीथ के बीच में से बाहर निकल जाती है, तो वो टंग बाइट का भी चांस हो जाता है इसमें। और साइनोसिस हो जाता है, मतलब ब्लूइश होगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, आई बॉल जो होती है फिक्स हो जाएगी। और ये स्टेज भी जो होती है लास्ट हो जाती है लास्ट फॉर अबाउट 30 सेकेंड, ओके। देन द क्लोनिक स्टेज, इसमें क्या होगा, ऑल द वॉलेंट्री मसल्स अंडरगो जो होती है अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसमें जो होती है सारी मसल जो होती है, जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं सारी, वो क्या हो जाती हैं उसमें अल्टरनेटली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। और ट्विचिंग स्टार्ट हो जाएगी फेस में, इन्वॉल्व जो होता है जो फेस, देन द इन इन्वॉल्व साइड ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, ये गलत हो गया यहाँ पे स्पेलिंग। इन्वॉल्व साइड ऑफ द मतलब एक्सट्रीमिटीज़ के, जो फेस के साथ साथ एक्सट्रीमिटीज़ की जो मसल्स होती है उसमें भी ट्विचिंग स्टार्ट हो जाएंगी। एंड अल्टीमेटली क्या होगा, जो होल बॉडी होगी वो इन्वॉल्व हो जाएगी कन्वर्जन में, ठीक है। कन्वर्जन आना स्टार्ट हो जाता है, पूरी बॉडी भी करने लग जाएगी। और इसमें क्या होगा, बाइटिंग, ये सेम अभी कंटिन्यूएशन में ही है, तो इसमें क्या होगा, टंग बाइट भी हो जाता है। और ब्रीदिंग जो होती है वो मतलब स्टेटोटस हो जाती है, यानी कि एक साउंड के साथ प्रोड्यूस होगी। और ब्लड स्टेन जो होता है फ्रॉदी सिक्रीशन होगा, यानी कि जो अगर टंग बाइट हो गई है तो जो सिक्रीशन होगा वो भी कैसा रहेगा, ब्लडी रहेगा, ब्लड रहेगा उसमें स्टेन में, ठीक है। और फ्रॉदी रहेगा मतलब झागदार होगा, फिल ऑफ द माउथ, और वो क्या रहेगा, माउथ में फिल रहेगा। और उससे क्या हो सकता है, चोक भी हो सकता है। साइनोसिस ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाएगा, धीरे धीरे ये जो साइनोसिस होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ये स्टेज जो होती है लास्ट 1 to 5 मिनट की होती है, ओके। देन है स्टेज ऑफ कोमा, तो ये जो फोर्थ जो होती है स्टेज कोमा होती है, ये फॉलोइंग द फिट द पेशेंट पासिस ऑन द स्टेज ऑफ कोमा। इसके बाद की जो स्टेज होती है, जितनी भी स्टेज अभी हमने पढ़ी, उसके जो लास्ट स्टेज होती है वो कोमा की होती है। इसमें क्या होता है कि इट में लास्ट फॉर ब्रीफ पीरियड, और इन अदर डीप कोमा परसिस्ट टिल अनदर कन्वर्जन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ब्रीफ पीरियड के लिए होगी, या अदर डीप कोमा इसमें परसिस्ट करेगा टिल अनदर कन्वर्जन, दूसरे कन्वर्जन तक का जो होगा एक कोमा की स्टेज इसमें मतलब आ जाती है। ऑन ओकेजन द पेशेंट अपीयर टू बी इन अ कन्फ्यूज, जब क्या होगा कि ये कंडीशन अगर वो हो जाती है, डिसअपियर हो जाएगी, तो क्या होगा कि पेशेंट जो होता है कब इसमें कंफ्यूज अपीयर होगा, कंफ्यूज दिखेगा। और फॉलोइंग द फिट एंड फेल टू रिमेंबर द हैपनिंग, उसको ये याद नहीं रहेगा कि मतलब ये जो फिट आया था उसको, इसके बारे में उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। और फिट आर यूजुअली मल्टीपल, ये जो फिट्स होते हैं ये मल्टीपल रहते हैं और रिकरिंग एट वेरिंग इंटरवल, और ये वेरिंग इंटरवल में आते रहते हैं, ठीक है। व्हेन इट अकर कंटिन्यूसली, अगर ये कंटिन्यूसली आते हैं तो इसको बोलते हैं स्टेटस एक्लैम्प्टिक, इसको बोलते हैं एक्लैम्प्टिकस, ठीक है। स्टेटस एक्लैम्प्टिकस बोलते हैं इसको, अगर ये कंटिन्यूस में आते हैं, ठीक है, कंटिन्यू आते जा रहे हैं तो। फॉलोइंग द कन्वर्जन जो होते हैं टेम्परेचर इसमें रेस हो जाएगा, पल्स रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगी, और ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसमें यूरिनरी आउटपुट जो होता है वो मार्कली डिमिनिश हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। प्रोटीन यूरिया जो होता है वो देखने को मिलेगा इसमें यूरिन में, एंड ब्लड यूरिक एसिड जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो होता है सिम्टम क्या होंगे, इसमें पहले तो यही सारे आप जो अभी हमने पढ़े हैं
वो सिम्टम लिख सकते हैं। प्रीमोनिटरी स्टेज, टोनिक स्टेज, क्रोनिक स्टेज एंड स्टेज ऑफ कोमा इसमें देखने को मिलता है, जो कि प्री एक्लेम्पशिया में नहीं होता है। हेडेक होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, हाई बीपी होता है, फ्लूइड रिटेंशन होगा और ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस हो जाते हैं इसमें। ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है एंड अबव जो एवरेज रिस्पॉन्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स। अगर उसको चेक किया जाए रिफ्लेक्सेस को उसके, तो क्या होता है कि वो एक एवरेज रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, एन अबव। और फंडस हाइट जो होती है इसमें कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये इसमें भी क्या होता है, प्री एक्लेम्पशिया की ही तरह इसमें भी साइन देख रहे हैं आप। हेल्प सिंड्रोम हो जाएगा इसमें लीवर में, ठीक है, जो कि हमने हेल्प सिंड्रोम पढ़ा, मैंने आपको पहले पूरा बता दिया है, अभी दोबारा नहीं होगा, नहीं तो बहुत टाइम ओवर हो जाएगा, ठीक है। प्री एक्लेम्पशिया की तरह इसमें साइन होते हैं। कॉम्प्लिकेशन करेक्टराइज बाय द जो होता है इसमें हाई ब्लड प्रेशर वगैरह देखने को मिलेगा। किडनी भी इन्वॉल्व हो जाती है जिसमें प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है, और इसमें एडिमा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसमें जो होता है स्वेलिंग हो जाती है, जो रिटेंशन हो जाता है क्योंकि फ्लूइड, ठीक है। और उसके अलावा जो होता है ब्लड प्रेशर हाई होगा और सीवियर हेडेक होगा। आई विज़न में जो होता है ब्लर हो जाएगा, चेंजेस हो जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, पेन होता है उसको अपर एब्डोमिनल में, राइट साइड में। और इसमें क्या होगा कि नोज़िया वोमिटिंग होगा, डिक्रीज़ जो होगा यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और क्या होगा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग में भी शॉर्टनेस उसकी होगी। तो ये अदर सिम्टम थे, और मेन सिम्टम तो ये होते ही हैं प्रिय। तो ये कहने का मतलब बस एक ये वाले सिम्टम इसमें अलग देखने को मिलते हैं, बाकी तो प्री एक्लेम्पशिया वाले ही रहते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, दो तरीके से आप बोल सकते हैं, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में ये सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे, हेडेक होगा और ब्रोकन बोन हो सकती है, क्योंकि उसको कन्वल्जन आते हैं, तो उसकी बॉडी कहाँ से कहाँ गिर सकती है, चोट लग सकती है, तो बोन भी क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। हेड ट्रॉमा, चोट गिरने की वजह से हेड ट्रॉमा भी हो सकता है, क्योंकि उसको याद नहीं रहता है कहाँ पे उसका सर गिरा जा रहा है ना। और उसका जो होता है इसमें सीएनएस की भी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, उसमें डैमेज हो सकता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, ठीक है, सीएनएस में डैमेज हो सकता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, हेल्प सिंड्रोम हो सकता है, साइकोसिस हो सकती है, शॉक हो सकता है, अक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो सकता है, और ये निमोनिया होगा, ये भी हो सकता है इसमें। अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, डेथ हो सकती है पेशेंट की, ठीक है। रीनल फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। एडीएस का मतलब क्या होता है, अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ओके। देन बच्चे में क्या हो सकता है, फीटल कॉम्प्लिकेशन में, जो कि न्यूनेटल है, उसमें प्रीमेच्योरिटी होगी, यानी कि प्रीमेच्योरी मतलब फुल टर्म तक नहीं जाएगा डिलीवरी उसकी, तो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। और पेरेंटल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद है एबनेटिंग प्लेसेंटा, यानी कि अब्रप्शो प्लेसेंटा हो सकता है। फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है, आईयूजीआर हो सकता है, यानी कि इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जो कि बच्चे का पूरी तरीके से जो होता है ग्रोथ नहीं हो पाती है, और इसमें डेथ भी हो जाती है बच्चे की, ठीक है, स्टिल बर्थ जिसे बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन में मैटरनल में क्या करेंगे, उसका यूरिन जो होता है यूरिन एनालिसिस करेंगे बाय द डिप स्टिक का मतलब तो पता ही है आपको, जो स्टिक को डिप करके यूरिन में फिर उसके मैच किया जाता है ना, तो यूरिन का टेस्ट किया जाएगा। 24 आवर्स यूरिन का कलेक्शन करके उसमें प्रोटीन के लिए देखा जाएगा, और फुल ब्लड काउंट करने पड़ेंगे, प्लेटलेट्स एंड हीमेटोक्रिट उसको एग्जामिन करनी पड़ेगी लेबॉर्ट्री में। रीनल फंक्शन टेस्ट करना पड़ेगा, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, यूरिया सब देखना पड़ेगा ब्लड में, एंड लीवर फंक्शन टेस्ट करना पड़ेगा। कोगुलेशन प्रोफाइल करनी पड़ेगी, यानी कि प्लेट उसके बीटीसीटी वगैरह भी करके देखना पड़ेगा। फीटल में क्या करना पड़ेगा, यूएसजी कर सकते हैं, सीटीजी कर सकते हैं। सीटीजी का मतलब क्या हो गया कि कार्डियोटोकोग्राफी कर सकते हैं। कार्डियोटोकोग्राफी में मतलब फीटल का जो होता है वो उसकी लंग्स की देखना पड़ेगा कि कितना तक मैच्योर है, तो उसको अल्ट्रासाउंड के थ्रू देख सकते हैं। ड्रॉपलर टेस्ट करना मतलब ड्रॉपलर उसमें क्या करना पड़ेगा, ये एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है जिसमें कि यूज़ किया जाता है टू एस्टिमेट द ब्लड फ्लो थ्रू दी ब्लड वेसल्स, ये देखना पड़ता है उसको बेबी का, ठीक है, मतलब उसका और बीपीपी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, यानी कि बीपी का मतलब होता है, बीपी का मतलब बीपीपी किसका मतलब होता है, बायोफिजिकल प्रोफाइल, ठीक है। बायोफिजिकल प्रोफाइल में क्या होता है कि जो इसमें क्या होगा कि टेस्ट मेज़र द
हेल्थ ऑफ द बेबी, ठीक है। इसमें ऐसे टेस्ट किए जाते हैं जो कि बेबी की हेल्थ को, यानी कि जो फीटस है, इंट्रायूटाइन फीटस की हेल्थ को ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी चेक करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं BPP, यानी कि बायोफिजिकल प्रोफाइल, ठीक है। तो ये हो गया। तो और फिर उसके बाद है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आप इस तरीके से इसको हेडिंग वाइज कर सकते हैं। एम ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा कि अरेस्ट उसके जो कन्वर्जन है उसको रोकना होगा, और पेशेंट के एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को मेंटेन करना होगा, ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना होगा एट द रेट ऑफ 8 to 10 लीटर पर मिनट पे, और उसकी जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करना होगा बिकॉज ऑफ द मदर की लाइफ को सेव करने के लिए, ठीक है। और वैन उसका जो, क्योंकि ये जो कन्वर्जन्स हैं और जो ये एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया, ये जब प्रेगनेंसी जब डिलीवर्ड हो जाएगा बेबी, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप ही धीरे धीरे सबसाइड हो जाते हैं। वेंटिलेटरी सपोर्ट देना पड़ेगा अगर ज़रूरत है तो। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है होने ना पाए, इसके लिए प्रिवेंट करना पड़ेगा मदर को, ठीक है। और प्रिवेंशन ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से भी उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्री एक्लेम्शिया है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है, उसी को कंट्रोल कर लेंगे तो प्री एक्लेम्शिया नहीं होगा। प्री एक्लेम्शिया अगर हो गया है तो उसको भी डायग्नोस जल्दी से कर लिया जाए तो एक्लेम्शिया में कन्वर्ट नहीं होगा। इस तरीके से इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। पोस्टमार्टम केयर करनी पड़ेगी आफ्टर द डिलीवरी, जो केयर की जाती है। मेडिसिन उसको टाइमली देना होगा और रेगुलर फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है, मदर को बताना पड़ेगा। और दूसरा हो गया कि प्रिडिक्शन एंड प्रिवेंशन, यानी कि पहले से ही पता कर लेना कि क्या चीज़, क्या उसको चेंजेस आ रहे हैं प्रेगनेंसी में, उसको प्रिडिक्ट करना कि उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उससे प्रिवेंट करना। तो इसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ केस जो होता है एक्लेम्शिया जो होती है प्रीसीडेड जो बाय द प्री एक्लेम्शिया। कहने का मतलब क्या है कि जो ये पहले से ही पता लग जाना कि क्या है, कैसे, मतलब ये एक्लेम्शिया जो होता है कॉज हो सकता है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो केस होते हैं वो एक्लेम्शिया जो होते हैं वो मतलब एक तरीके से बाय द प्री एक्लेम्शिया, वो प्री एक्लेम्शिया के बाद ही क्या होते हैं, वो एक्लेम्शिया में कन्वर्ट होते हैं। तो उससे पहले वो क्या रहता है, एक्लेम्शिया में रहते हैं, उसके बाद ही एक्लेम्शिया में कन्वर्ट होते हैं। तो वो उसको ध्यान में रखते हुए उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो प्रिवेंशन ऑफ एक्लेम्शिया में क्या कर सकते हैं, रेस्ट ऑन अर्ली डिटेक्शन, जैसे ही पता चलता है तो उसको रेस्ट करवाना है, और इफ़ेक्टिव जो होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट देना होगा उसको। और उसमें जो होता है प्रेगनेंसी, ताकि जो होगी प्रेगनेंसी जो प्रेगनेंसी विथ एक्लेम्शिया है उसका ट्रीटमेंट उसको मिल जाए, ठीक है। और यूज़ ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, क्योंकि ऑब्वियसली क्या है कि बीपी का बढ़ने की वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रही है, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग और एंटी कन्वर्जन थेरेपी उसको देनी पड़ेगी, ताकि कन्वर्जन भी उसको ना आए, और टाइमली डिलीवरी उसकी क्या करनी पड़ेगी, करवानी पड़ेगी, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और क्या करना पड़ेगा, क्लोज मॉनिटरिंग में रखना पड़ेगा उसको ड्यूरिंग दी लेबर, और फिर 24 आवर्स ऑफ द पोस्टमार्टम, लेबर के बाद भी, यानी कि डिलीवरी होने के बाद भी 24 आवर्स उसको पोस्टमार्टम पीरियड में भी क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन ऑफ द एक्लेम्शिया, जिससे कि जो प्री एक्लेम्शिया आफ्टर 24 आवर्स भी हो सकता है, तो वो उससे प्रिवेंट हो सके। अनफॉर्चुनेटली 30 to 85% ऑफ केसेस जो होते हैं एक्लेम्शिया के, वो रिमेन अनप्रिवेंटेबल होते हैं, और ठीक है, तो इसलिए उसको प्रिवेंट करना ज़रूरी है। यूज़ ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इसमें देना होता है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, लोअर द रिस्क ऑफ द एक्लेम्शिया, ठीक है। देन रिस्क ऑफ फर्स्ट एड देनी होगी, ट्रीटमेंट आउटसाइड द हॉस्पिटल। अगर पेशेंट बाहर है, हॉस्पिटल से बाहर है, तो उसको फर्स्ट एड देना पड़ेगा ज़रूरी, तभी हॉस्पिटल में उसको लेना। तो पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, अगर वो आइदर एट होम और इन द हेल्थ सेंटर है, तो उसको शुड बी शिफ्टेड अर्जेंटली टू द टेरिटरी रेफरल केयर हॉस्पिटल। तो उसको जल्दी से जो रेफरल जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे उसको रेफ़र करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ नो प्लेस ऑफ कंटिन्यूइंग द ट्रीटमेंट इन सच प्लेस। क्योंकि जो होता है अब घर पे या फिर उसको जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं उसमें उतनी ज़्यादा उसको केयर नहीं मिल पाएगी। तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ द एक्लेम्टिक टू अ टेरिटरी केयर जो
टेरिटरी जो केयर होती है सेंटर में इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, सच पेशेंट नीड न्यूनेटल एंड ऑब्स्टेट्रिकल इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है पेशेंट को इस तरीके के हॉस्पिटल में जहाँ कि उसको सारी चीज़ें मतलब ट्रीटमेंट ठीक से मिल पाए, जिससे कि उसका बेबी और वो क्या उसको जो है केयर मैनेजमेंट हो पाए। इंपॉर्टेंट स्टेप ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा? इंपॉर्टेंट स्टेप इन ट्रांसपोर्टेशन आर द ऑल मैटरनल रिकॉर्ड एंड डिटेल समरी। जो भी मैटरनल जो भी हेल्थ सेंटर में जो भी काम किया था वो सारे उसके रिकॉर्ड होंगे, डिटेल हिस्ट्री जो होती है उसको भेजना चाहिए पेशेंट के साथ। और ड्रग जो होता है शुड बी इस्टेब्लिश, जो भी ड्रग है वो उसके संग रखनी चाहिए। और कन्वर्जन शुड बी अरेस्ट, और कन्वर्जन जो आ रहे हैं उसको रोकना की कोशिश करनी चाहिए बाय विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन। एंड ड्रग शुड बी गिवन, ठीक है। जो कि ड्रग जो होती है जैसे कि मैग्नीशियम है, सल्फेट है, और जो लेबिटालोल है, डायूरेटिक्स हैं, डायज़ापाम है, ये सारी ड्रग उसको देनी चाहिए अंडर द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। एंड वन मेडिकल पर्सनल जो होता है उसके साथ जो या फिर ट्रेन जो मिडवाइफ्स होती हैं उसको पेशेंट के साथ जाना चाहिए उसका इन वेल इक्विप एम्बुलेंस जो टू प्रिवेंट द इंजरी और कॉम्प्लिकेशन। जो वेल इक्विप्ड जो एम्बुलेंस होती है जिसमें कि ऑक्सीजन और अदर फैसिलिटीज़ इमरजेंसी फैसिलिटीज़ रहती, उस एम्बुलेंस में उसके साथ कोई ना कोई जो ट्रेन पर्सन है उसको जाना चाहिए ताकि प्रिवेंट कर सके कॉम्प्लिकेशन को जब पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। जनरल मैनेजमेंट में इसमें सपोर्टिव केयर होगी जिसमें कि प्रिवेंट सीजर जो इसका एम्स होगा कि प्रिवेंट सीजर जो है मैटरनल इंजरी फ्रॉम फॉल। तो सपोर्टिव केयर देनी पड़ेगी इसमें। इसका एम होता है कि जो मैटरनल सीरियस इंजरी हो सकती है उसको जब वो गिर जाएगी इधर उधर बेड से नीचे भी गिर सकती, तो उससे बचाना पड़ेगा उसको, तो सपोर्टिव केयर देनी होगी। इसमें क्या करना पड़ेगा? और प्रिवेंटिव एस्पिरेट करना, मतलब जब भी फिट आते हैं तो हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि फ्रॉदी जो होता है झाग सा मुंह में हो जाता है ना, मतलब कि सलाइवा होता है, तो वो उसको एस्पिरेट कर सकती, तो उससे प्रिवेंट करना होगा। मेंटेन एयरवे करना होगा, इंश्योर ऑक्सीजनेशन करना होगा, यानी कि सक्शन भी उसको करते रहना है, ठीक है। और उसका एयरवे को क्लीन रखना है, ऑक्सीजन भी उसको सप्लाई करना है। और पेशेंट को क्या करना है उसमें जो रेल्स होती है कॉट पे उसको उसके साथ रखना है ताकि पेशेंट गिर ना जाए। मतलब जो साइड रेल्स होती है उसको अप करके रखना है। और जो उसकी टंग होती है उसका टंग डिप्रेसर का यूज़ करना चाहिए ताकि टंग डिप्रेस रहे और वो टंग बाइट ना हो पाए टीथ से, ठीक है। शी कैप द लेटरल, और उसको लेटरल पोजीशन में रखना है ताकि वो अवॉइड करें एस्पिरेशन, उसका एस्पिरेट ना कर पाए। वॉमिटस एंड ओरल सक्शन को रिमूव करना बाय द फ्रीक्वेंटली सक्शन से। अगर उसको वॉमिट हो रही है, सिक्रीशन ज़्यादा है, तो उसको सक्शन का यूज़ करके फ्रीक्वेंटली रिमूव करना है। ऑक्सीजन को उसको मेंटेन करना है फेस मास्क के थ्रू, और रेस्पिरेटरी, ताकि जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है उसको उससे प्रिवेंट कर सकें। और ABG एनालिसिस करना ज़रूरी होता है ऑक्सीजन सेचुरेशन को देखने के लिए, जबकि वो बिलो 92% हो रहा है। और सोडियम बाइकार्बोनेट उसको देना होता है, जबकि जो pH का लेवल होता है वो बिलो 7 हो, ठीक है। और हिस्ट्री में उसकी डिटेल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी उसके रिलेटिव से, और जो कि रिलेवेंट डायग्नोसिस हो पाए एक्लेम्शिया का, और उसकी जो प्रेगनेंसी का टाइम पता चल पाए, और उसको नंबर ऑफ फिट का हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि कितने तक अभी तक फिट आए हैं, प्रेगनेंसी का टाइम क्या है, यानी कि जेस्टेशनल पीरियड क्या है, ठीक है। ये सारा चीज़ें उसको देखनी पड़ेगी हिस्ट्री में। और नेचर ऑफ द मेडिकेशन, उसने मतलब किस टाइप की मेडिकेशन ली है, और एडमिनिस्टर्ड आउटसाइड, यानी कि हॉस्पिटल से बाहर जो भी ट्रीटमेंट मिला उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। और एग्जामिन करना पड़ेगा जब पेशेंट स्टेबलाइज हो, मतलब वो पेशेंट थोड़ी रिलीफ मिल जाए, उसको स्टेबलाइज हो जाए, तो उसको एब्डोमिनल और वजाइनल एग्जामिन करना पड़ेगा उसका। और सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि यूरिन के लिए उसको बार बार बेड वेटिंग से प्रिवेंट हो पाए और बेड सोर ना हो। और यूरिन उसका टेस्ट करना पड़ेगा प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो कलेक्शन में भी काम आएगा कैथेटराइजेशन, और बेड वेटिंग से भी प्रिवेंट रहेगा। और मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी हाफ आवरली, उसकी पल्स मतलब वाइटल उसको रिकॉर्ड करते रहना है। और जो उसका यूरिन आउटपुट है उसको भी नोट करना आवरली। और जो अगर अनडिलीवर्ड जो पेशेंट है, यानी कि अब इसकी डिलीवरी नहीं है, तो यूट्रस को भी क्या करना है, पैल्पेट करना है रेगुलर इंटरवल पे। उसमें क्या करना है, डिटेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ द लेवल,
ताकि लेबर का जो प्रोग्रेशन है वो देखना होगा कि कितना तक प्रोग्रेस हो रहा है, और फीटल हार्ट रेट को भी मॉनिटर करते रहना है ताकि वो फीटल डिस्ट्रेस में तो नहीं जा रहा है, ठीक है। फ्लूइड बैलेंस को भी इसमें मेंटेन करना होता है। रिंगल लैक्टेट सोल्यूशन स्टार्ट करना पड़ेगा, उससे उसका फ्लूइड बैलेंस देखना पड़ेगा, और एक्सेस जो होता है डेक्सट्रोस और क्रिस्टलाइन सोल्यूशन को उसको नहीं देना होगा। इट विल अग्रेवेट द टिश्यू आर द ओवरलोड। इससे क्या होगा कि जो टिश्यू हैं ओवरलोड हो सकते हैं, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, और ARDS हो सकता है, यानी कि अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इसमें हो सकता है। एंटीबायोटिक जो होती है उसमें जो सेफ्ट्रैक्सोन उसको 1 ग्राम का देना होगा IVBD, और स्पेसिफिक मैनेजमेंट में उसको एंटी कन्वर्जन और सडेटिव थेरेपी देनी होती है, जिसमें कि मैग्नीशियम सल्फेट देना होगा उसको, ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये। और इसमें अदर इसके साथ साथ जो होता है फिनेटोइन और डायज़ापाम और लैक्टिक कॉकटेल्स, यानी कि जो लैक्टिक कॉकटेल होता है ये मेनन ने 1961 में इंडिया में स्टार्ट किया था, जिसमें कि यूजिंग द क्लोरोप्रोमाजाइन और पैथाडीन और प्रोमेथाजीन, ये इसका कॉम्बिनेशन दिया जाता है, ठीक है, पेशेंट को। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग और डायूरेटिक्स भी देनी होती है, जिसमें कि जो ड्रग होती है वो कॉमनली जो यूज़ की जाती है इसमें हो गई हाइड्रालाजीन हो गई, और लेविटोलोल हो गई, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गई, और नाइट्रोग्लिसरीन हो गई, ये सब इसमें देनी पड़ेगी। और जो डायूरेटिक्स होती है वो इन केस ऑफ पल्मोनरी एडिमा है तो देना पड़ेगा। फ्रोसीमाइड जो होती है वो इन डोज उसकी जो होगी 20 to 40 mg तक का दे सकते हैं IV। मैग्नीशियम जो मैनेजमेंट होता है ड्यूरिंग द फिट, उसमें स्टेटस एक्लेम्प्टिकस होता है, मतलब कि जो ये होता है एक सिंगल सीजर होता है, जो कि लास्ट मतलब एक लंबा सा सीजर एपिसोड आता है किसका, सीजर्स का, यानी कि जो कन्वर्जन होगा वो होता है मोर देन 5 मिनट के ये तक का आता रहेगा, या फिर 2 से या उससे ज़्यादा आ सकता है ये विद इन द 5 मिनट पीरियड में, ठीक है, विदाउट द पर्सन रिटर्निंग टू नॉर्मल। जब तक कि वो पहले से भी अगर नॉर्मल कंडीशन में अभी नहीं आया है तो दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, फिर तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं स्टेटस एक्लेम्प्टिकस, यानी कि एक लंबे टाइम तक का ये कन्वर्जन में रहती है पेशेंट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि थियोपेंटोनॉन सोडियम जो होता है 0.5 ग्राम का डिज़ोल्व करते हैं 20 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज में, और उसको वेरी स्लोली दिया जाता है, ठीक है, बोलस में भी, और या फिर IV इन्फ्यूज़न के थ्रू उसको मेंटेन करके ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको देते हैं अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डॉक्टर। एंड ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशन में इसको प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, और फॉर पल्मोनरी एडिमा और ARDS के लिए उसको फ्रूसीमाइड देना पड़ेगा 40 mg IV, और उसके बाद उसको 20 mg मैनिटॉल स्टार्ट करना पड़ेगा IV, ठीक है। और फॉर हार्ट, अगर हार्ट फेलियर है तो उसके लिए डोपामिन इन्फ्यूज़न देना पड़ेगा उसको। अगर वो साइकोसिस में जा रही है तो क्लोरोप्रोमाजीन या फिर ट्राइफ्लूप्राजीन उसको क्विक देनी पड़ेगी, क्वाइट इफ़ेक्टिवली वो धीरे धीरे देना पड़ता है उसको। और इसके बाद है ऑब्स्टेटिकल मैनेजमेंट में उसको फिट अगर कंट्रोल में है, अगर इस मैनेजमेंट में क्या करेंगे, ऑब्स्टेटिक्स मैनेजमेंट में अगर फिट कंट्रोल में है तो उसमें बेबी को देखना पड़ेगा। अगर बेबी मेच्योर है और तो उसकी डिलीवरी करवानी पड़ेगी। अगर मेच्योर है तो क्या करना पड़ेगा, लो रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन करके उसको डिलीवरी करा लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर बेबी प्रीमेच्योर है, लेस देन 37 वीक्स है, तो अगर ये मैनेजमेंट में है, फिट कंट्रोल में है, तो उसको फुल टर्म तक ले जा सकते हैं अंडर द ऑब्जर्वेशन, क्लोज ऑब्जर्वेशन डॉक्टर के उसमें, ठीक है, ताकि बेबी क्या हो, मेच्योर हो जाए। और अगर बेबी डेड है तो स्टिल बर्थ है तो फिर उसको तो क्या है, इंडक्शन ऑफ लेबर या जैसे भी है उसको आउट करना पड़ेगा। और ये जो बेबी मेच्योर है तो उसको डिलीवरी करवा लेनी पड़ेगी। अगर फिट नॉट कंट्रोल, अगर फिट कंट्रोल में नहीं है तो प्रेगनेंसी को क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा इंडक्शन के थ्रू या सीजर के थ्रू, ठीक है। और लो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन करनी पड़ेगी, जिससे कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, लेबर हो जाए, मतलब कि डिलीवरी हो जाए। और मैनेजमेंट में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वो मैंने जो बताया आप तो इसको तो आपको लिखना ही है हेडिंग वाइज। अगर आपको ये सब याद नहीं रहता तो आप इनको याद कर लीजिए कि टर्न पेशेंट को एक बार समराइज टाइप कर लीजिए ताकि आप इसको डिटेल कर पाएँ। क्यों करना है इसको, टर्न द पेशेंट ऑन हर
साइड, यानी कि लेफ़्ट साइड में उसको टर्न करना हो, ये टर्न होगा, ठीक है। इंश्योर क्लियर का उसका जो सक्शन माउथ है, माउथ गैग यूज़ करना है, सक्शन करना है एयरवे को क्लीन करने के लिए। मेंटेन उसका क्या करना है, मेंटेन करना है उसको, असिस्ट करना है उसको, और स्टॉप करने हैं फिट्स को जिसमें कि मैग्नीशियम सल्फेट डायज़ापाम वगैरह देना है। बीपी को कंट्रोल करना है, हाइड्रोलाइजिन लेबाटॉल इस तरीके से कुछ मेडिकेशन देनी। इनटेक आउटपुट को कंट्रोल करना है, चार्ट को मेंटेन करना है, इनटेक आउटपुट चार्ट। और इन्वेस्टिगेशन में उसका यूरिन और आरबीसी और आरएफटी, एलएफटी, क्लॉटिंग प्रोफाइल ये सब करवाना पड़ेगा। मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी पेशेंट की और फीटस की। और उसको आफ्टर स्टेबलाइजेशन जो होता है बीपी को कंट्रोल करना, नो अगर कन्वर्जन नहीं है हाइपोक्सिया को कंट्रोल करना है, और कन्वर्जन को कंट्रोल करना है। पेशेंट का डिलीवरी करवा लेनी है अगर ये सब कंट्रोल में है तो। और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इसके ये हैं, याद कर लीजिएगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट फर्स्ट लाइन ड्रग है, उसको जो होता है आयम दिया जाता है, गिव इन आई मतलब फर्स्ट बोलस उसको इस तरीके से देते हैं आयम, जो कि ईच बटक्स में देंगे 4 to 6 ग्राम बोलस देंगे डोज, 1 to 2 ग्राम मेंटेनेंस डोज होती है। एक्ट एज द सेरिब्रल, इसका एक्ट क्या होता है कि सेरिब्रल वेसोडायलेटर, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, और क्या होगा डायलेट यूट्राइन आर्टरीज, इसका एक्ट रहता है। ये ओवरडोज दे देंगे तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, इसलिए एंटीडोट इसके लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं 10 जो 10 ml और 10%। और अदर रेजिमेंट इसमें अदर जो देते हैं वो होते हैं फिनाटोइन और डायज़ापाम देते हैं। प्रिवेंशन के लिए इसमें पेशेंट को जो होता है प्रॉपर मेडिकेशन देनी होती है और केयर देनी होती है जो प्री एक्लेम्शिया में, जिससे कि ये एक्लेम्शिया को प्रिवेंट कर सके। प्री एक्लेम्शिया में उसको रोक लेना होता है मेडिकेशन के थ्रू, ताकि एक्लेम्शिया में कन्वर्ट ना हो। लो डोज ऑफ एस्पिरिन देनी होगी, कैल्शियम सप्लीमेंट देनी होगी, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी होगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय, टेक केयर।